आपकी सर्विसेज इंडिया के बाहर भी चलती हैं? पाकिस्तान से पेशेंट लेके भी आई हैं और लेके भी गई हैं। बहुत पेशेंट लाए हैं बागा बॉर्डर से हम। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुल्क दूसरा है और डेड बॉडी को लेके जाने का अलग प्रोसेस या क्राइटेरिया होता है। डेड बॉडी ले जाने के जो प्रोसीजर होते हैं वो इंडिया में और इंडिया से बाहर दोनों के अलग अलग होते हैं। हम इंडिया से बाहर जब जाते हैं तो ऐसा कितने केसेस होते हैं अगर ट्रैफिक ना मिले तो उसकी जान बच सकती है? 99 तो ट्रैफिक की वजह से डेथ हो जाती है? हो जाती है। ट्रैफिक की वजह से पर डे का 5 लोगों का आपको मिलेगा। एम्बुलेंस के अंदर? हाँ, मिल जाएगा। किसी को जरूरत पड़ जाए उसे कॉल करना है एम्बुलेंस बुलाने की, तो मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए एम्बुलेंस बुक करते वक्त? आपने अगर मुझे कॉल किया कि सर मुझे एम्बुलेंस चाहिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि सर आपकी सर्विसेज इंडिया के बाहर भी चलती हैं? पहले थी सर्विस, मतलब एक जैसे मेरी कंपनी का नाम है इंटरनेशनल एम्बुलेंस सर्विस। तो टाइम के पहले एक मतलब जब पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे थे एक टाइम पे, आपने सबको पता है, तो हम पाकिस्तान से पेशेंट लेके भी आए हैं और लेके भी गए हैं। पाकिस्तान में जाके? बागा बॉर्डर तक हमें परमिशन मिलती थी। अच्छा। हाँ, बागा बॉर्डर तक हमारी एम्बुलेंस बॉर्डर पे खड़ी होती थी। वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस में पेशेंट आएगा, वो एक रेड जो पट्टी होती है हमें क्रॉस नहीं करना होता, मतलब दोनों मुल्क की जो आर्मी है वो सपोर्ट करती थी। वहाँ से पेशेंट हम लेके भी आए हैं। बहुत पेशेंट लाए हैं बागा बॉर्डर से हम, और बागा बॉर्डर तक छोड़ के भी आए हैं। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुल्क दूसरा है और मैंने जो बिजनेस मैंने खुद बंद किया था उनके साथ काम करना। ऐसा क्यों? हाँ, मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे, मुझे सन तो याद नहीं लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता होगा, एक जो हमारे कश्मीर में हमला हुआ था जिसको, पुलवामा? नहीं उससे पहले, जिसमें कुछ जवानों की गर्दन काट के लेके चले गए थे। हाँ। तो उसी टाइम की बात है कि वो अटैक हुआ है, और उस अटैक के शायद 1 या 2 दिन के बाद कोई कॉल थी, पेशेंट था फोर्टिस हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हो गई थी। तो मुझे उनको शिफ्ट करना था पाकिस्तान। तो वो यहाँ डेड पर बॉडी लेके जानी डेड थी? बॉडी लेके जानी थी। डेड बॉडी का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। ओके। ऐसे नहीं कि आप नॉर्मली ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। सारी फॉर्मेलिटी जैसे कि एमबी, जो सारी कंट्रियों की अलग अलग, आपने देखा होगा यहाँ अपने एम्बेसीज जो बनी हुई एमबी हैं। जो बनी होती हैं इस तरह से अलग अलग होती हैं। तो वहाँ पे ना बस वो जब मैं लेके गया तो उनका जो जाने के बाद, मतलब शिफ्ट करने के बाद जो उनका रवैया था वो अच्छा नहीं लगा। एटीट्यूड कह सकते हैं, उनकी लैंग्वेज जो थी वो अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब डेथ हो गई थी इस वजह से या फिर? नहीं, डेथ तो देखो आप इलाज कराने आए हैं, डेथ तो इंडिया में बहुत से लोगों की होती है। मतलब पर्सनली ये भी कह सकते कि हमारे किसी जवान की यार तुम गर्दन काट के, या इस तरह से आपने देखोगे बहुत आक्रोश था पब्लिक में, बहुत ज्यादा था। आर्मी के अंदर तो था पब्लिक के अंदर तो मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला ये तो मैंने बोला कि पाकिस्तान के साथ धंधा ही नहीं करना। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वार ये बस शुरू हो गए धीरे धीरे। अब आप देखो ना, अपना बांग्लादेश के साथ इंडिया का कोई बिजनेस नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट अफगानिस्तान से आता था। तो अफगानिस्तान से तो हमारे रिलेशन, मतलब बायलैटरल रिलेशन तो अच्छे अच्छे हैं, हैं। लेकिन धीरे धीरे सर चीज़ें तो क्रॉस होती रहती ना। बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं, तो फिर ठीक है, अपना इंडिया में ठीक है। तो अभी आप पहले इन 3 कंट्री के साथ ही कर रहे थे? हाँ, इंडिया, बांग्लादेश, भी पाकिस्तान। बांग्लादेश से पेशेंट लेके आना, छोड़ के आना। बांग्लादेश से पेशेंट आते थे, अभी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान तो बंद ही कर दिया है। अफगानिस्तान हो गया, और तजाकिस्तान से तो अभी ठीक है, आ रहे हैं। बहुत सारी कंट्रियों से आ भी रहे हैं। कई कंट्रियों के तो मुझे नाम भी नहीं पता अभी ऐसे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एम्बुलेंस इंडियन पेशेंट के लिए और इंटरनेशनल पेशेंट के लिए वो वेरी करता होगा? नहीं, हमने कभी ये नहीं किया। क्योंकि वो पेमेंट इंडियन रुपीस में तो नहीं करते। करते हैं, आपका क्वेश्चन सही है, होता है कि वो डॉलर में कर रहे हैं, इंडियन में कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या होता है कि हमारा सेगमेंट ही अलग है सर।
वो डॉलर की पेमेंट हमें, अगर यहाँ से मेरी गाड़ी जम्मू जा रही फॉर एग्जाम्पल, जम्मू का यहाँ से चार्ज बना 25,000 रुपये, तो मैं सिर्फ 25 ही बोलूँगा ना, 50 नहीं बोल सकता। तो वो फिक्स है कि मुझे 25 ही लेने हैं। जो वो हाँ, पर किसी और के थ्रू एम्बुलेंस बुक हो रही, कमीशन चलता है, हम्म। किसी और के थ्रू बुक हो रही है, वो कितना मांग रहा है वो मुझे नहीं पता। तो जैसे बात कर रहे थे डेड बॉडी को लेके जाने का अलग प्रोसेस या क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया क्या होता है? नहीं, डेड बॉडी ले जाने के जो प्रोसीजर होते हैं वो इंडिया में और इंडिया से बाहर दोनों के अलग अलग होते हैं। हम इंडिया से बाहर जब जाते हैं तो किस कंट्री की बॉडी है, एम्बेसी से लेटर आना, फिर उसका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल होना, एफआरओ ऑफिस जिसे हम कहते हैं। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग जगह से, किसी भी, हम ऐसे बात करते हैं नाइजीरिया से कोई बॉडी है, तो यहाँ की कंट्री नाइजीरिया में जो अगर हमें बॉडी लेके जानी, तो जब हम एम्बेसी को इन्फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ की एम्बेसी नाइजीरिया में इन्फॉर्मेशन करें कि ये पेशेंट यहाँ आया था, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, कैसे चला। कई बार क्या होता है, पेशेंट घर पे डेथ कर गया, हम्म। उसको पहले, सबसे पहले पीएम बनेगा, पुलिस केस होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फिर उसको हम एम्बॉल्मिंग, एक जो पूरा प्रोसीजर जो होता है, फिर एम्बेसी में ही जाना होगा, एम्बेसी के बाद फिर एफआरओ ऑफिस जाना होगा, जो उसका पासपोर्ट है वो कैंसिल होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इंडिया में मर चुका है उसका पासपोर्ट भी यहीं कैंसिल होगा। अच्छा, हाँ, जब तक पासपोर्ट कैंसिल नहीं होगा आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। इस प्रोसेस में कितने से नाइजीरिया वाले बोल लेते हैं, तो इस कहीं पे प्रोसेस भी में 2 कितना दिन, टाइम लगता है? मतलब देखो सर, 2 दिन तो नॉर्मली लग जाता है, फर्स्ट डे से 1 डे से 2 डे हो जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें सारी चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। हम नए एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी में अपना लेटर देते हैं, वो लोग उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके वहाँ पर मेल करेंगे, वहाँ से मेल आ जाएगी, एफआरओ ऑफिस जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है 1 डे 2 डे, हाँ कई बार सिचुएशन बहुत लंबी भी आ जाती है परमिशन नहीं मिलने की वजह से। एम्बेसी से? हाँ, एम्बेसी से परमिशन नहीं मिली, या आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, या आपका रूट क्या है, ये रूट डिपेंड करता है। आप जैसे पंजाब से आप चंडीगढ़ होके आए, और एक आप पंजाब से घूम के आए, हिसार होके आए, तो आप जिस रूट से आए उसी रूट से जाएंगे, रूट चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप लेकर आए हैं वैसे ही वापस जाना है जी इंटरनेशनल केसेस में? जी। मतलब कोई अगर बाय रोड है तो बाय रोड ही नहीं, बाई रोड जाएगा, तो आते ऐसा नहीं नहीं है, है? बाई रोड नहीं कर रहे नहीं, हैं। जैसे एग्जांपल दिया बागा बॉर्डर वाला, हाँ तो अब बागा बॉर्डर तक आप बाय रोड ही लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी जैसे बंद है हमारा, तो हम्म ये सेगमेंट ही, हम इस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। बाहर की भी कंट्री में क्या होता है, यहाँ का भी होता था। अब कोई पेशेंट अगर पाकिस्तान से, जो प्रोटोकॉल है, अगर वो बाई रोड आया था तो वो बाई एयर नहीं जाएगा, वो बाई रोड ही जाएगा। जिससे बाय रोड जा रहा है, ये रास्ता लंबा हो गया अब काफी, हम्म। तो बॉडी भी तो खराब होगी, डिकम्पोज होगा नहीं, नहीं होती खराब, जो बॉडी लेके से, जाने में, हाँ, जब तक हॉस्पिटल में है। नहीं नहीं, कभी नहीं होती। बॉडी में बताता हूँ, बॉडी में हम केमिकल लगाते हैं, जैसे बोलते हैं एम्बॉल्मिंग, जो ओके एम्स में होती है। ओके। आजकल तो प्राइवेट भी करने लगे लोग, बट जो एम्स में है हम वही कराते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। तो उसमें जो केमिकल लगता है उसके एक 15 से 20 दिन तक बॉडी खराब नहीं होती। विदाउट किसी हाँ, टेम्परेचर उसके, विदाउट टेम्परेचर के कुछ नहीं करना मतलब आपको। रूम टेम्परेचर जी पे जी बॉडी खराब नहीं जी होगी? जी जी। बॉडी का एक अलग से प्रोसीजर होता है। जब जो एम्स में आप जाएंगे, कभी आपको नहीं होगा, वहाँ पे पूरी बॉडी को फ्रेश साफ किया जाता है, फिर एक केमिकल होता है उसमें, वो धीरे धीरे, उसमें 2 या ढाई घंटे लगते हैं, वो लगाया जाता है। उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है बॉक्स में, जैसे आपने देखा होगा तो बॉक्स वगैरह ताबूत वगैरह में, तो वो पैक, कॉफन टाइप के। कॉफिन टाइप में, बिल्कुल। तो वो 15 दिन 20 दिन तक बॉडी खराब नहीं होती। फिर एम्बुलेंस जो चलती है इंडिया में, उसकी कोई पर्टिकुलर तरीके, मतलब ब्रांड होता है या कुछ पर्टिकुलर गाड़ी होती है वही चल सकती है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, या कोई भी गाड़ी बन सकती है एम्बुलेंस? नहीं, गवर्नमेंट नॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं। अब दिल्ली में आप बहुत सारी एम्बुलेंस देख रहे होंगे, लेकिन दिल्ली नंबर नहीं देख रहे होंगे। आपने नोटिस किया कभी? आप नोटिस नहीं, करिएगा। नोटिस नहीं किया मैंने। जैसे कि मैंने बोला कि कैट्स की एम्बुलेंस, जो जो आज भी कैट्स की एम्बुलेंस है, अभी भी कैट्स की एम्बुलेंस जो होगी वो दिल्ली नंबर होगी, DL1 नंबर होगी। बट जो अब गाड़ियाँ चलती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो कहीं की भी, हमारी भी हैं, राजस्थान है, हरियाणा, इधर की पासिंग है। तो इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि आपने, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो एम्बुलेंस में कुछ कैटेगरी आती हैं। जैसे टेम्पो ट्रेवलर, जो फोर्स की कंपनी है, हम्म। वो एम्बुलेंस
बनाती है। टाटा की कंपनी है, टाटा ने शायद अपने 2 ब्रांड लॉन्च कर रखे हैं, एक टाटा विंगर है, एक डाटा विंगर है। इमेजिंग, वो छोटा हाथी जैसे हम लोग कहते हम्म। हैं, इमेज टाइप का वो है। महिंद्रा ने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था, बोलेरो बोलेरो, हाँ। जी, जो अब नए सेगमेंट में आ गई है। और मारुति ने एक ही सेगमेंट लॉन्च किया है, सिर्फ इको। इको। बस यही मॉडल है इंडिया में। अभी इंडिया में एम्बुलेंस की कैटेगरी के बहुत सारे मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनियां हैं वो ध्यान ही नहीं दे रही हैं। अब क्यों नहीं दे रही हैं हमें भी नहीं पता। एज पर WHO हर लाख में एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, और वो नहीं है इंडिया में। हाँ, कह सकते हैं आप, 1 लाख लोगों पे एटलीस्ट एक एम्बुलेंस अवेलेबल होनी चाहिए। कह सकते हैं, नहीं है। अभी क्या है, इंडिया में अगर मैं एवरेज देखूं तो मुझे लगता है कि शायद 70% जो एम्बुलेंस हैं वो गलत तरीके से हैं, 30% एम्बुलेंस सही तरीके से हैं। गलत और सही का तरीका क्या है? गलत और सही ऐसे कि किसी भी चीज को बनाने का, जैसे फोर्स की गाड़ी है, टेम्पो ट्रेवलर है, वो कंपनी ने बनाई हुई है स्पेशली कि ये गाड़ी एम्बुलेंस में चलेगी, जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी किया हुआ है। टाटा विंगर को भी किया हुआ है, बोलेरो पिकअप को भी किया हुआ है। अब कई बार जैसे आपने कहा ना कि हम कुछ भी लेके बना लेते हैं, तो ये चीजें कई स्टेटों में ऐसी होती है। अभी भी होती है? हाँ, कि आप कोई भी गाड़ी ले आएंगे, उसको चेंज करा देंगे और एम्बुलेंस बना देंगे और पास हो जाएगी और वो चलती है। तो ये भी एक एम्बुलेंस सेक्टर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप किसी, फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं लीगल तरीके से, आपके बाजू वाला बंदा कर रहा है इलीगल तरीके से, हम्म। इलीगल वाले का खर्चा कम आएगा, लीगल वाले का ज़्यादा आएगा। मतलब आप लीगल तरीके से कर रहे हो तो आपके तो सारे ज़्यादा खर्चा पेपर है, वर्क सब कुछ आपको बहुत करना, ज़्यादा टाइम है। टाइम भी जाएगा। हाँ, पर इलीगल के जो कुछ भी नहीं टेबल के करना है। नीचे की जो कमाई है वो भी तो ज़्यादा दे रहा होगा वो, या कुछ ले रहा ज़्यादा होगा। सर, वो तो शोरूम वाले खुद ही करवा के दे देंगे ना, उनको तो अपनी गाड़ियां बेचनी है ना, सेल आउट करनी है। और ये इंडिया में अभी भी हो रहा है, आप कह रहे हो, हाँ हाँ छोटी जगहों पे। हाँ, अरे दिल्ली में होता है, छोटी जगह दिल्ली में हो रहा है। लेकिन उसमें उसमें भी अगर गलती देखी जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कह सकते हैं, और जो मोटर प्रोडक्ट करते हैं, जो जैसे टाटा मोटर्स है, फोर्स मोटर है, महिंद्रा मोटर्स है, इनकी भी गलतियां हैं। टाटा को पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, इस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को इस चीज़ में लॉन्च कर दूं। या फोर्स को पता है, या महिंद्रा को, अब महिंद्रा को बोलेरो पिकअप एम्बुलेंस है, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं बनाई, मेरे को बहुत लोगों ने बोला बना लो, लेकिन जब मैंने उसका पूरा गूगल में सर्च किया तो देखा वो इलीगल थे, तो मैंने कहा मुझे काम करने नहीं वो है। इलीगल है। हाँ, बोलेरो पिकअप गाड़ी जो होती है, लोडिंग गाड़ी, आप लोडिंग गाड़ी देखते हैं हाँ ना, हाँ लोडिंग गाड़ी और नॉर्मल गाड़ी में बहुत फर्क होता है। हाँ, बिल्कुल फर्क है। लोडिंग गाड़ी को जो बेस बनाया जाता है, जो पूरा स्ट्रेचर तैयार किया जाता है, वो लोडिंग के हिसाब से किया जाता है, और सवारी गाड़ी का जो बनाया जाता है वो सवारी के हिसाब से बनाया जाता है। तो अभी क्या होता है कि लोडिंग गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, लोडिंग गाड़ियाँ, और उसको एम्बुलेंस कन्वर्ट कराते हैं और फिर वो चलाते हैं, और वो गाड़ी एम्बुलेंस से सस्ती पड़ती है। मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन में ही फर्क पड़ता होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन दिल्ली का तो मिलेगा नहीं ना आपको। जब आप तो मना ही करो, अब चलता मिलता ही नहीं है, सब बाहर की हाँ, ही गाड़ियाँ। दिल्ली से बाहर राजस्थान, हरियाणा, सबसे ज़्यादा हरियाणा राजस्थान। यहाँ पे इजीली मिल जाता है, हाँ, मिल जाता है। दिल्ली में नहीं मिलता। दिल्ली में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? दिल्ली में पॉसिबल है, आपको जो उसके नॉर्म्स हैं, जो प्रोटोकॉल, वो पूरे करने हैं। अगर मैं किसी चीज़ का एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब लोगों को पढ़ाई नहीं करनी, शॉर्टकट पे जाना है, ऑनलाइन क्लासेस ले ली, इस तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। दिल्ली में हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आपने एक एम्बुलेंस लिए तो एक, फॉर एग्जांपल 5 mm का स्टिकर होना चाहिए, 5 mm का, तो वो 5 mm का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आपने 10 बना लिया, अपनी मर्जी से 4 बना लिया, नहीं। तो दिल्ली में भी गाड़ियाँ पास होती हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के रूल बहुत हैं। और फिर आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए कंपनी को। आप क्यों सर्विस दे रहे हैं उसका डेटा होना चाहिए, आप कहाँ सर्विस दे रहे हैं उसका डेटा होना चाहिए। तो ये लोग डेटा इतना मैनेज कर नहीं पाते हैं। तो जब कोई एम्बुलेंस तैयार करते हैं, आई एम श्योर उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती होंगी एज पर रेगुलेशन, जैसे टेप हो गया या स्टिकर्स हो गए, तो उसके क्या नॉर्म्स होते हैं?
हाँ, उसके नॉर्म्स हैं, जैसे कि आप अभी शोरूम से इको गाड़ी देखना, रोड पे चलती हुई या इको गाड़ी जो आती है, इको गाड़ी में कंपनी की ब्रांडिंग होके आती है, उसमें रेड, येलो और वाइट स्टिकर लगे आते हैं, ओके। कुछ का होता है। सेम सेगमेंट यही है, टेम्पो ट्रैवलर में टाटा जो कंपनी से गाड़ी आएगी उसमें वो उतने का बना के ही देंगे। जो गाड़ियां हम जिसे कहते हैं ना जुगाड़ कर लिया, बाहर से बन के आ गई हैं, या बहुत सारी गाड़ियां अब अपना अपना ब्रांड होता है, किसी ने रेड कलर ली, किसी ने जैसे हॉस्पिटल के होते हैं, बसों के होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। उसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ये नहीं करा सकते, वो नहीं करा सकते, आपका नाम है, आप चला सकते हैं अपना नाम। तो उस पर चालान या फिर नहीं कोई नहीं, ऐसा सरकारी कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं नहीं होती? नहीं नहीं। तो आप अपना आपने अपना रेस्टोरेंट खोला है, तो आप अपने रेस्टोरेंट को अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं ना, अपना नाम दे सकते हैं। पर गवर्नमेंट का जब से आप कह रहे हो कि 4-5 का जो टेप होना चाहिए, वहाँ वो तो होना चाहिए। नॉर्म है, हाँ और जब मैं अपनी गाड़ी खुद से लॉन्च कर रहा हूँ जी बिना मैन्युफैक्चर के बनाए हुए, मैंने खुद से बनवाई है, जी। तो उसमें जैसे मर्जी लगा रहा हूँ, तो फर्क क्या हुआ उसमें? फर्क यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलत है वो ज्यादा चल रहा है, जो सही है वो कम चल रहा है। पर आप कह रहे हैं उस पर कोई चालान नहीं, रेगुलेशन नहीं है? चालान तो भाई, मतलब चालान है कि उस पर कोई जुर्माना नहीं है? हाँ नहीं, जुर्माना अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ है, गवर्नमेंट तो गाड़ी भी सीज कर सकती है, अच्छा, क्योंकि इसमें वो हो गाड़ी सकती है। इलीगल है। गवर्नमेंट चाहे तो गाड़ी भी सीज कर सकती है, कितने पे बॉडी बनी है, कितने पे आपने रखा हुआ है, गवर्नमेंट के पास सारे डेटा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती तो उसके पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना देने के लिए। उनके पास अपने पास कुछ ऑप्शन क्या है, आप बताइए। चलो उन्होंने ये सेगमेंट बंद कर दिया कि हम ये नहीं चलाएंगे, तो नंबर वो एम्बुलेंस कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ एम्बुलेंस कम हो मजबूरी जाएंगी। हाँ कि एम्बुलेंस में कोई स्पीड लिमिट का क्राइटेरिया होता है? हाँ, एम्बुलेंस में कोई स्पीड लिमिट नहीं है। मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा कि रोड में हाई स्पीड का चालान होता है, आप मेरी गाड़ी के आगे आगे जा रहे हैं, पुलिस वाले ने कैमरे में कैप्चर कर लिया, आपकी गाड़ी का चालान है। लेकिन एम्बुलेंस में किस कंडीशन में चालान नहीं है वो डिपेंड करता है, ये लोगों को पता नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में पेशेंट है तो आपकी गाड़ी का चालान नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी में पेशेंट नहीं है, आप खाली आ रहे हैं, आप खाली गाड़ी में आप लाइट भी चालू कर रखे हैं, जो ब्लिंकर्स होते हैं, सायरन भी चालू, तो वो गैर कानूनी है, उसमें पर अगर चालान है। पेशेंट को लेने जा रहे हैं तब तो खाली रहेगी। लेने जा रहे हैं तो आपके पास डेटा है ना, डेटा होना चाहिए। आप अगर पेशेंट को लेने जा रहे हैं तो आपके पास पेशेंट की डिटेल होगी। इसीलिए एम्बुलेंस को 90% या 95% नहीं छेड़ते हैं, जाने दो इसको, हो सकता है इमरजेंसी हो, लेकिन इसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। अब आप वापस आ रहे हैं, मान लो कि चलो आप यमुना एक्सप्रेस वे में वापस आ रहे हैं, तो ऑनर या मैं तो नहीं कहता कि आप मेरी गाड़ी का सायरन यूज करो हम्म, या ब्लिंकर यूज करो, लेकिन जो ड्राइवर है वो करते हैं। जल्दी पहुंचने के लिए जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो करते हैं। एडवांटेज मिल जाती है। हाँ अच्छा, जैसे पीछे भी केस हुआ था, एक बच्चे को मैंगलोर से बैंगलोर लेके गए थे, वो 400 किलोमीटर का रास्ता, और ड्राइवर ने 4 घंटे में पूरा कर दिया था। जी। तो ऐसे केस आपके पास भी आते होंगे, या आपके पास ऐसा कोई केस आया है जिसमें आपने बहुत कम टाइम पे बहुत लंबी गाड़ी चला दी हो? हाँ, आते रहते हैं और एक दो बार ऐसे केस आए भी हैं। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कॉरिडोर हम कहते हैं ना, जब वो एम्बुलेंस को आपने हमने सबने मीडिया में क्या देखा था कि एक एम्बुलेंस चल रही है, बट एक्चुअल में 3 एम्बुलेंस थी वो। अच्छा। हाँ, एक एम्बुलेंस आगे थी, बीच में वो थी, फिर पीछे थी। फॉलो भी करने के लिए 2 गाड़ियां अलग से एक्स्ट्रा थी वो गाड़ियां। तो ऐसे केसेस आते हैं, उसके लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाना पड़ता है। अभी अगर यहाँ से जयपुर मुझे जाना है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस आ गया, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आती जी, हैं। गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट नॉर्म है, ऐसे नहीं कि आप प्राइवेट में कर लेंगे, नहीं। आपने जो ये उदाहरण दिया वो भी गवर्नमेंट सेक्टर पे था, पूरी पुलिस लगी हुई थी, फोर्स लगी हुई थी, जगह जगह कॉरिडोर बनाया था। उन्होंने तो एक हाईवे ही बंद कर दिया था हाँ, पूरा। हाईवे बंद कर देते, ये होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है, तो मतलब अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो कहीं की जो है, तो ये होता है। जिसको इमरजेंसी है, गवर्नमेंट की कैट्स नहीं पहुंची, जी प्राइवेट टैक्सी प्राइवेट एम्बुलेंस करी, तो उस केस में नहीं हो सकता ये? सर, कितने लोगों को आप, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप पीछे हैं, सामने हजारों गाड़ियां चल रही, कितने लोगों को आप अलग करेंगे? वो तो क्या है, जब वीआईपी मूवमेंट होती है, गवर्नमेंट मूवमेंट होती है, तो गवर्नमेंट के पास आपको पता हर चीज़ की पावर है, किस तरह से गाड़ियों को हटा देना, किस तरह से रोड बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, आगे तक एक मैसेज पास हो जाता कि ये रोड पूरा क्लियर चाहिए।
तो वो तो गवर्नमेंट के अंडर ही आ सकता है, हम प्राइवेट तो कर ही नहीं सकते इसमें कुछ। जैसे दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है, आप लेके जा रहे हैं इंजर्ड किसी को या फिर बहुत क्रिटिकल बंदे को, तो ऐसा कितने केसेस होते हैं अगर ट्रैफिक ना मिले तो उसकी जान बच सकती है? 99। और इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा देता हूँ, रात का। नाइट में अगर कोई कॉल आती है हमारे पास और पेशेंट को कहीं भी जाना है, सफदरजंग जाना है, बिल्कुल तिलक नगर से सफदरजंग, 10 मिनट में गाड़ी जनकपुरी से आपके घर पहुंच जाएगी, विद इन 10 मिनट के अंदर। वहां से पेशेंट लेके आपको 20 या 25 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। और यही डे टाइम पे? पॉसिबल कुछ भी नहीं कह सकते कोई। मैं खुद ड्राइव करता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर जो है, मुझे ये बात आम लोगों को समझनी चाहिए। सरकार, हम कहते हैं सरकार करेगी, सरकार क्या क्या करेगी ये नहीं समझ में आता। हर चीज़ सरकार नहीं करेगी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है रोड पर, वो बाइकर्स और रिक्शा वालों से होती है। क्योंकि अगर मैं स्पीड से जा रहा हूँ, सामने कोई गाड़ी है, मुझे 1% ऐसे लगता भी कि मैं टच करूंगा, हिट हो जाएगी, तो सिर्फ गाड़ी हिट होगी ना, डैमेज कुछ नहीं होगा, गाड़ी हिट होगी। लेकिन अगर बाइक वाले को जरा सा हिट हो गया तो एक जा रहा एक और चला जाएगा, और बाइक वाले साइड नहीं देते। अच्छा। एक बाइक यहाँ चलेगी, एक यहाँ चलेगी, एक यहाँ चलेगी। एम्बुलेंस से ज़्यादा जल्दी तो वो निकल जाते हैं। और दिल्ली में जो लोगों, यहाँ के पता नहीं सभी लोग अच्छे हैं बट उनकी मेंटेलिटी नहीं समझ पाया मैं आज तक। उनको एम्बुलेंस से जल्दी होती है, कोई बंदा साइड नहीं देगा, देगा ना तो वो अपनी गाड़ी को और भगाएगा, मैं और आगे निकल जाऊं ताकि एम्बुलेंस का एम्बुलेंस सायरन के बजे। पीछे लगा लेते हैं गाड़ी। पीछे लगाना ठीक है, आप पीछे लगा लो, बट आगे का रास्ता तो क्लियर करो। ये है। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ, आपने देखा होगा कि सिग्नल बहुत हैं, रेड लाइट है ठीक है, बट कभी किसी रेड लाइट में आपने किसी पुलिस वाले को खड़ा हुआ देखा है? बहुत ही रेयर। क्यों? या तो कैमरे लगे हैं या फिर लाइट खराब पड़ी है। या तो सरकार के पास इतने, मतलब कह मैन सकते पावर हैं नहीं है, हाँ। इतने पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है। मतलब ट्रैफिक की वजह से डेथ हो जाती है। हो जाती है, ट्रैफिक 100 की वजह से हो हो गई। जाती है, ट्रैफिक की वजह से डेथ हो जाती है। और डेली का है, एक दिन का नहीं, डेली का है। अगर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आप ग्राउंड पर जाके रिपोर्ट करेंगे, ग्राउंड लेवल पे, तो आपको एवरी डे 24 घंटे के अंदर, सिर्फ दिल्ली की बात करूं, अभी मैं एनसीआर को साइड कर देता हूं, सिर्फ दिल्ली की, तो ट्रैफिक की वजह से पर डे का 5 लोगों का आपको मिलेगा। एम्बुलेंस के अंदर हाँ, मिल जाएगा। जो मैं ये बच नहीं सक करूँ कि मेरे साथ हो रहा है, 5 पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ जो मैं, बच सकते थे। जो बच सकते थे। सिर्फ एवरी डे 5 लोगों का आपको सिर्फ डेटा ट्रैफिक की वजह से साइड नहीं मिल रही आपको उस मिलेगा। वजह से। वही, ट्रैफिक और साइड नहीं मिलना। किसी इंसान को बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास, एम्बुलेंस वाले के पास गोल्डन पीरियड 1 घंटा होता है। वो 1 घंटे हमें यहीं खराब हो जाते हैं हमारे ट्रैफिक में। अगर वो 1 घंटा हमें मिल जाता है, कोई भी क्रिटिकल, आपने देखा होगा किसी को अटैक आया, किसी पेशेंट को अगर अटैक आता तो वो इमीडिएटली डेथ नहीं होती, कुछ देर वो गिरता है, कुछ और भी चीज़ें हैं, मतलब 40-45 मिनट नॉर्मल होता है। इंसान तड़पता भी है, इंसान कोमा में भी चला जाता है, अनकॉन्शियस भी हो जाता है। वो 45 मिनट अगर किसी डॉक्टर्स को, एम्बुलेंस को मिल जाए तो वो बच सकता है। कई बार ऐसे होता कि किसी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है, 40% से लेके 80% तक एक रेस होता है, 80%, 150। अब ट्रैफिक में वो एम्बुलेंस 3 घंटे फंसी है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, बुराड़ी से एम्बुलेंस चली है हम्म। और उसे एम्स आना है, और 3 घंटे से वो जाम में फंसी है, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें एक ही सिलेंडर होता है। इसमें एम्बुलेंस वाले की तो गलती होगी नहीं, वो बेचारा क्या करे, उसके पास इतनी ऑक्सीजन थी कि वो 3 घंटे दे दे, पर वो 3 घंटे वहीं लगा दिए उसने। तो हमारे मतलब नॉट दिल्ली, इंडिया में ऐसा कोई नॉर्म है कि एम्बुलेंस के लिए अलग लेन होनी चाहिए होनी या? चाहिए। और ये जिन लोगों ने, देखे, जो भी सरकार है, मैं आम इंसान हूँ, मैं किसी सरकार के उसमें नहीं जा रहा हूँ कि किसने अच्छा, लेकिन जिसने अच्छा काम किया वो किया, और जिसने नहीं किया वो नहीं किया। अभी इसके पहले जो आप सरकार थी केजरीवाल की, उसने क्या किया क्या नहीं किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसने 2 काम बहुत अच्छे किए थे। आपने देखा होगा, एक वो बीच में चलाया था ऑर्डिन थ्री करके कुछ, ऑड इवन। ऑडिवन, कि हाँ। एक दिन ये गाड़ी चलेगी, एक दिन ये गाड़ी चलेगी। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने
कलेजा मजबूत करके बोला कि भाई ऐसे करना है, पॉल्यूशन के टाइम पे कह रहा पॉल्यूशन था। के टाइम पे, और वो सक्सेसफुल हुआ था। मतलब उसमें एम्बुलेंस को दिक्कत नहीं आ रही थी। एम्बुलेंस को क्या, आम लोगों को भी बहुत फायदा हुआ था। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का मैंने नंबर देखा, आज ये है यार, आज तो मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, तो मैंने आपको फ़ोन किया, भाई यार तेरी चलेगी, हाँ यार गुड़गांव चलना है, तो आप भी गुड़गांव जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, तो एक गाड़ी मेरी कम हो गई। और उस टाइम पे ये बहुत कामयाब हुआ था। और हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ हुआ था, कॉमनवेल्थ में मैं आने वाला था, उस टाइम पे एक अलग लेन बनाई गई थी। अलग लेन बनाई उस गई लेन थी में अगर आप स्पेशली। जाओगे तो चालान कट जाएगा। हाँ, कॉमनवेल्थ के टाइम पे एम्बुलेंस, मतलब द्वारका से एम्बुलेंस सफदरजंग या एम्स 20 मिनट में पहुंचती थी गाड़ी, डे ट्रैफिक में। ट्रैफिक होने ट्रैफिक के बाद ऑन, भी, हाँ, क्योंकि एक लेन खाली पड़ी एक है। लाइन पूरी खाली है, उसमें कोई इंटर नहीं कर सकता। पर्सनल जर्नी कैसे शुरू होती है, और अभी जैसे आप इंटरनेशनल एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं, तो इसका आइडिया कब आया और कैसे आया? सर मेरा जन्म एमपी, जबलपुर, एमपी मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला है, वहाँ का एक छोटा सा कस्बा है बाकल, वहाँ का, मतलब वहाँ मेरे फादर और हमारी पूरी फैमिली वहीं रहती थी, वहीं पे मेरा जन्म हुआ, और पढ़ाई भी मैंने वहीं से की। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ सफ़र, और दिल्ली में अभी चल रहा है। तो सर वहाँ से आपने पढ़ाई करी, फिर दिल्ली आए। जब दिल्ली आए थे तो आपने स्टार्ट कैसे किया? स्टार्ट क्या हुआ, दिल्ली सर, दिल्ली में आया था काम के लिए। मैं जब यहाँ आया तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने यहाँ पे गार्ड की नौकरी की, नाइट्स में पार्किंग में काम किया, 5 रुपए मिलते थे मुझे इस समय पार्किंग के। लोगों के यहाँ ऑफिस में झाड़ू पोंछा, जैसे आप कहते, प्यून का काम किया। ये करते करते ड्राइवरिंग सीखी। ड्राइवरिंग सीख के आई होप कि मैं गाड़ियाँ चलाने लगा। तो गाड़ियाँ चलाने का एक्सपीरियंस ये था कि मुझे कुछ नया करना था, अलग करना था, तो मैं टैक्सी लाइन में चला गया। टैक्सी लाइन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, दुनिया देखने को मिली, लोगों को पता चला क्या हुआ। फिर वहाँ से मैं यू टर्न करके, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ जॉब करने लगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है मेडिकल सेक्टर की। फिर आपने एम्बुलेंस कैसे स्टार्ट करी? एम्बुलेंस खरीदना वो भी एक टास्क है। फिर मैं जब दिल्ली आ गया, दिल्ली में हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने उनके यहाँ जॉब की 3-4 साल मेडिकल में। फिर जब हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं, हॉस्पिटल आते जाते हैं डेली, आप 10 हॉस्पिटलों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ आ जाती है कि यार यहाँ भी एम्बुलेंस चाहिए, वहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए, सभी बहुत जगह एम्बुलेंस चाहिए होती हैं। तो मुझे आज भी याद है कि सिटी हॉस्पिटल, सिटी एक्सरे जो है तिलक नगर में, उनसे मैंने एक गाड़ी खरीदी थी पुरानी सेकेंड हैंड। और उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे गाड़ी खरीदने के मेरे पास, क्योंकि मैं ड्राइवरी करता था, तो कहाँ से इतने पैसे लाता। तो मेरे पास, मतलब वही, मैं जोड़ जोड़ के जैसे भी देखा तो सिर्फ 10,000 पड़े थे। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरी हेल्प की। उनको पता था ये लड़का कुछ करना चाहता है, एक जज्बा था अंदर कि कुछ अलग करना है औरों से। तो फिर मैंने वहाँ से 50,000 रुपये उनसे उधार लेके मैंने एक पहली गाड़ी खरीदी थी, ओमनी मारुति। ओमनी। ओमनी, उस समय ओमनी ही चलती थी, हाँ, ओमनी। और कोई सेगमेंट नहीं था, एक गाड़ी, ये दो कितना गाड़ी, टाइम तीन गाड़ी। पहले की बात है? 2004। 4 में आपने पहली गाड़ी खरीदी। जी। आज कितनी गाड़ी हैं? आज हैं 15 गाड़ियां खुद की हैं। और ये बड़ी गाड़ियाँ होंगी। सब बड़ी गाड़ियां, अब छोटी कोई भी नहीं है, ओमनी तो है ही नहीं है। ओमनी तो चाहते भी नहीं है। हाँ। और 15 अपनी गाड़ी है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती हैं। हाँ, कॉन्टैक्ट पे भी हैं। वो कितनी है? अराउंड ऐसे 50 गाड़ियां हैं कॉन्टैक्ट लगा के। कॉन्ट्रैक्ट ला के 50 और। जी। आपने एम्बुलेंस सर्विस शुरू करी, तो उस चीज़ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, दिखाने होती है, या स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, या क्या चाहिए होता है? एम्बुलेंस के लिए अभी शुरू में भी वही कानून था, अभी भी वही कानून है कि आप जब कोई संस्था चलाते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि उस समय तो मुझे नॉलेज नहीं थी, एक गाड़ी लेके चलाने लगा। हाँ, लेकिन आज मेरे पास गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन भी है, और एम्बुलेंस चलाने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लाइसेंस जो है वो वही लाइसेंस होता है, वैलिड होता है, जो हमारे नॉर्मल नॉर्मल वाला लाइसेंस। हाँ, लाइसेंस? यही लाइसेंस वैलिड है। क्योंकि एम्बुलेंस जो जो भी गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उनकी ड्राइविंग भी उस हिसाब से होती है। मतलब क्रिटिकल पेशेंट है तो तेज चला के जाएंगे, रॉन्ग साइड पे जाएंगे। एक्चुअली ड्राइवरों को, जैसे मैं हूँ, अब मैं अगर 5 साल से गाड़ी चला रहा हूँ या 2 साल से चला रहा हूँ, तो आई हो कि मुझे ट्रेंड हो गया, मैं परफेक्ट हो गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर जो होते हैं वो अलग होते हैं, ये फैक्ट है। हमारे पास कोई ड्राइवर आता है कि जब हम जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं,
कोई कहता है मैंने ओला उबर चलाई हुई है, कोई कहता है मैंने ट्रक चलाया हुआ है। तो उनको पहले 1 से 1.5 महीना हम ट्रेनिंग देते हैं गाड़ी चलाने की? गाड़ी चलाने की। फर्स्ट मतलब हमारे पास जो फर्स्ट ड्राइवर होगा वो उसके साइड में बैठेगा। जब कोई क्रिटिकल पेशेंट होता तब उसे गाड़ी नहीं देते हम। गाड़ी जब खाली होगी उसे कैसे चलाना है, पेशेंट कैसे लेके जाना है, कहाँ पर रेड लाइट क्या है, हर चीज़ उसे सिखाया जाता है। ओके। ऑक्सीजन कैसे देनी है पेशेंट को किस तरह से कैरी करना है। तो ये सारी ट्रेनिंग 1 से 1.5 महीने तक दी जाती है। मतलब जब कोई कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है, उसमें सिर्फ ड्राइवर है, तो ड्राइवर को सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि किस तरह उसको अंदर रखना है, किस तरह ऑक्सीजन मास्क लगाना है, एग्जैक्टली या साथ में कोई पैरामेडिक भी होता है? दोनों सिचुएशन होती हैं, दोनों आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने कॉल की है कि आपको एम्बुलेंस चाहिए है, तो जो प्राइवेट सेक्टर, ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में हम लोग पूछ लेते हैं, सर आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आपने कहा जी कुछ नहीं चाहिए, एम्बुलेंस भर चाहिए। तो जो ड्राइवर जाएगा वो बिल ट्रेन ड्राइवर होगा। स्ट्रेचर उतारना, ऑक्सीजन देना, पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना, वो सब कुछ उसको आता है। ऐसे लेमैन जैसे मुझे नहीं पता, मुझे अगर ज़रूरत पड़ जाए, किसी को ज़रूरत पड़ जाए, उसे कॉल करना है, एम्बुलेंस बुलानी है, तो मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए एम्बुलेंस बुक करते वक्त? आपने अगर मुझे कॉल किया कि सर मुझे एम्बुलेंस चाहिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि सर पेशेंट को क्या हुआ। तो ओके। आप बताएंगे पेशेंट को क्या हुआ। फिर हम ये भी पूछ लेते हैं कि सर कहाँ जाना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट के कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, आप जनकपुरी रहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं गुड़गांव जाने का। तो फर्स्ट चीज़ तो ये कि कार्डियक अरेस्ट आया तो नियर अबाउट आपको ट्रीटमेंट चाहिए। तो जो पास में हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट करेंगे सबसे पहले तो, कि सर कार्डियक अरेस्ट है, पेशेंट की क्या कंडीशन। पेशेंट अगर स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, या आपने रिक्वायरमेंट डाली कि नहीं मुझे तो डॉक्टर चाहिए, तो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास इस समय जो अब हम कर रहे हैं, नर्सिंग के साथ भी है, डॉक्टर्स के साथ भी है, BLS भी है। हाँ, आज से 20 साल पहले प्रॉब्लम थी कि नहीं थी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा। एक वही ओमनी वैन होती थी, उसी में हम पेशेंट को लेके जाते थे, सिर्फ ऑक्सीजन होता था और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सर मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसमें डेटा में ये मैंने देखा कि 90% जो गाड़ियाँ चलती हैं एम्बुलेंस में, वो इक्विप्ड ही नहीं है। मतलब उसमें बेसिक सामान ही नहीं होता, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं होता। 95% वो गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें सिर्फ एक, मतलब उसमें ट्रेन बंदा नहीं है, सामान तो है पर बंदा ट्रेन नहीं है। और 98% सिर्फ एम्बुलेंस वहाँ चल रही है जहाँ पे सिर्फ मरे हुए को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो ये मैं डेटा पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा, ये एम्स का डेटा। और तो आपके केसेस में से आप बता रहे हो कि डॉक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो पेशेंट के ऊपर होता है या फिर? पेशेंट के ऊपर। पेशेंट की क्या कंडीशन है, अगर अभी एम्स से कॉल आई, फॉर एग्जांपल आपने मुझे फ़ोन किया, आप एम्स में हैं, अब आपके पेशेंट को क्या हुआ ये तो आप मुझे डिटेल्स में बताएंगे। हम आपसे पूरी डिटेल ले लेते हैं, पेशेंट को क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को कहाँ जाना है। उस हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे कि सर आपको ये गाड़ी ले जानी है, ये आप ले जाइए। कई बार अटेंडेंट मना कर देता, नहीं जी मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल आप कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि नहीं आप वो नहीं ले जाओ, ये लेके जाओ। तो ये, और इस पे चार्जेस भी डिपेंड करते होंगे? जी बिल्कुल, अलग अलग जैसे आपकी चार्जेस हैं। BLS हो गया, ALS हो गया, इस पे जी चार्जेस भी डिपेंड बिल्कुल, करते होंगे? अलग अलग चार्जेस हैं। चार्जेस मुझे ये पूछना था, जैसे अगर किसी पेशेंट की कंडीशन सीरियस है तो जी चार्जेस उस हिसाब से वारी करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब आपने कहा जो पेशेंट सीरियस है, अब किसी पेशेंट के पास BLS एम्बुलेंस जा रही है तो उसके चार्जेस बहुत कम होते हैं। अब उसी पेशेंट के पास अगर ACLS एम्बुलेंस जा रही है तो उसके चार्जेस ज़्यादा है। और अगर आपने डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है तो अब उससे इसके चार्जेस और ज़्यादा होंगे। तो ये चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से होते हैं या फिर डिस्टेंस वाइज होते हैं। डिस्टेंस वाइज, या जो सामान साथ में सर्विस जा रही है, मतलब सिलेंडर लगा है या डॉक्टर जा रहा है, उनके अलग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है कि हमने भैया वहाँ पेशेंट लेके गए थे, वो एम्बुलेंस वाले ने हमसे 200 रुपये ऑक्सीजन के मांग लिए, 300 रुपये लड़कों के मांग लिए। तो डिपेंड करता है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का पैसा अलग से नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, ये नॉर्म है। ये बट एम्बुलेंस लोग, में ऑक्सीजन प्रोटोकॉल है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होनी चाहिए। विदाउट एम्बुलेंस में, विदाउट ऑक्सीजन की एम्बुलेंस क्या है। फर्स्ट एड बॉक्स, अगर आप जा रहे हैं, आप रास्ते में गिर गई, बाइक से आपका एक्सीडेंट हो गया और पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है
कि वो एम्बुलेंस वाले को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसकी गाड़ी में फर्स्ट एड है। ये अलग बात है कि वो रॉन्ग साइड से जा रहा है, आप रॉन्ग साइड पे हैं। अगर वो नियर अबाउट आपको हॉस्पिटल कहीं दिख रहा है कि 1-2 किलोमीटर हॉस्पिटल है, तो उस एम्बुलेंस वाले को वहाँ तक छोड़ना चाहिए, प्रोटोकॉल है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दंडनीय अपराध है ये भी। अगर आपकी एम्बुलेंस खाली है तो खाली है तो क्योंकि अगर अगर पेशेंट है तो पेशेंट है आप कुछ नहीं कर सकते। या पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, जैसे देखिए, अगर एम्बुलेंस में एक ही स्ट्रेचर होता है, हाँ, ये एक अलग अलग सिचुएशन में आता है। और कई बार हुआ, हमारे साथ भी हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं, हमने देखा कोई पेशेंट है या कोई बाइक वाला गिर गया, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई है। अब एम्स जा रहे हैं और धौलाकुआं में कुछ ऐसा हो गया है, अगर एम्बुलेंस में जगह है तो हम उसको बिठालते हैं, ले जा सकते हैं। बट ऐसा बहुत कम चांस ऐसा होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो पेशेंट है हमें उसे भी देखना ना। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी, अगर आपका ही पेशेंट है तो आप हाइपर हो जाएंगे हमारे ऊपर कि भैया पहले हमारे पेशेंट को शिफ्ट करो। और अब तो बहुत गवर्नमेंट ने बहुत बदलाव दे दिया, बहुत सुधार है। आप कॉल करेंगे, विद इन 10 या 15 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। तो इस पे भी मैं एक डेटा पढ़ रहा था। ये HT ने डेटा निकाला था RTI रिपोर्ट से। उसमें ये था कि एक एवरेज टाइम जो है एम्बुलेंस बुलाने का वो 16-17 मिनट का है, बट ग्राउंड रियलिटी थी कि वो 30 से 40 मिनट में आ रही थी, तो जो डबल से ज़्यादा है। तो इसमें आप कैसे टैकल करते हो, मतलब ये एक्चुअल कंडीशन है? जी, है। कंडीशन क्या है कि मैं द्वारका में हूँ, मैं द्वारका सेक्टर 3 में हूँ, और द्वारका सेक्टर 5 से पेशेंट आना है, तो आपके पास 10 मिनट में या 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। लेकिन अब आप मुझे तिलक नगर बुला रहे हैं और मुझे आना है, क्योंकि मेरी गाड़ी द्वारका में है, तो मुझे इतना टाइम लगेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट से एक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं कि सर आपको कहाँ जाना है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, सर मुझे आने में इतना मिनट लगेगा। ये मेरी कंपनी का रूल है, औरों का मुझे नहीं पता। हाँ, लोग क्या करते हैं कि आपने कॉल किया, हाँ जी आप एड्रेस भेजो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट में जो भी बंदा कह रहा है वो झूठ है। वो पेशेंट के साथ, मतलब वो सिर्फ बिजनेस करना चाहता है, वो पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि 5 मिनट में आप सर्विस दे ही नहीं सकते हैं। आपको डिस्टेंस देखना होता है, मैं कहाँ से गाड़ी खड़ी है, आप कहाँ जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है। दिल्ली में आपको पता है ट्रैफिक की क्या पोजीशन है। बिल्कुल। अगर एक जगह आपको पता होगा, डाबड़ी, द्वारका डाबड़ी के बीच में पावर हाउस आता है, यहाँ पे इतना जाम लग जाता कि 1-1 घंटा लग जाता आपको पावर हाउस से डाबड़ी आने में। बिल्कुल। आप किसी पेशेंट के पास कैसे 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो कई बार बिजनेस को साइड में रख के माइंड से और इंसानियत के नाते सोचना पड़ता है। जैसे अगर हमारी कंपनी को किसी बंदे ने कॉल की विकासपुरी से, उसने बोला सर मुझे 10 मिनट में गाड़ी चाहिए, तो मैं उसे कहता हूँ सर आप या तो मैं कोई नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा जो नियर अबाउट एम्बुलेंस वाले हैं मेरे फ्रेंड सर्किल में, या मैं उनको बोलूँगा कि सर आप इस नंबर पर डायल करो, मेरी गाड़ी आपसे दूर है, इतना टाइम लगेगी आने में। पर जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बोला कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रखा है या स्ट्रोक आ रखा है, तो गोल्डन आवर्स 1 घंटे का जो होता है, तो उसमें अगर पेशेंट बोल रहा है नहीं मेरे को इसी डॉक्टर के पास जाना है, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं? उस केस में अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, अटेंडेंट बोलता नहीं सर हमें कुछ नहीं चाहिए, आप छोटी गाड़ी भेज दो, जिसे हम BLS कहते हैं, इको गाड़ी। इको गाड़ी में कोई फैसिलिटी नहीं होती, ऑक्सीजन वगैरह तो बस होता होगा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अलग कंपाउंड है। ऑक्सीजन आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब कार्डियक अरेस्ट आया और ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हुई, दोनों अलग अलग सेगमेंट है। तो उसमें हमने आपको कह सकते हैं कि सर आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कई बार ये होता है कि पेशेंट की कंडीशन, क्योंकि अटेंडेंट को भी पता होता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, एम्बुलेंस वाले को एग्जैक्टली पता कब चलता है, जब वो पहुंच जाता है और तब तक देर हो चुकी होती है। क्योंकि आपको घर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो 10-15 मिनट तो आपने पहले ही बर्बाद कर दिए अपने, और 15-20 मिनट हमने बर्बाद कर दिए, फिर आपको आधा घंटा लाने में बर्बाद कर दिया। तो ये एक रिस्क है और डिफिकल्ट चीज़ है। तो जैसे आप किसी पेशेंट को लेके जा रहे हो, जो डिले होने थे वो हो गए, पर ड्राइवर आप पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गया, तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? दो कंडीशन होती हैं, एक तो होता है कि हमने किसी भी अटेंडेंट से जब हमने बात की, एक तो होता है उसने इको BLS एम्बुलेंस बुलाई है, उसमें जो एम्बुलेंस की कैटेगरी में जो फैसिलिटी है वो पूरी है। ऑक्सीजन देना था हमने दे दिया,
एम्बुलेंस अपनी जितनी स्पीड से चलनी थी वो चल रही है। अब पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हम बस ऐसे नहीं है कि पेशेंट हाइपर होता है, बहुत सारे अटेंडेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ समझदार भी होते हैं कि भाई इसमें एम्बुलेंस वाले की तो कोई गलती नहीं है ना, उसको जो फैसिलिटी देनी थी वो दे चुका। तो ये कंडीशन हम अटेंडेंट्स को पहले समझा देते हैं कि सर रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपका पेशेंट तिलक नगर में है तो तिलक नगर के नियर अबाउट कौन सा हॉस्पिटल है, आप उसमें शिफ्ट करा लो। लेकिन कई बार अटेंडेंट मना करता है कि नहीं मुझे तो वहीं पर जाना है। अब वो हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, तो इस कंडीशन में एम्बुलेंस वाला क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में। और जैसे लोग हाइपर हो गए, उस केस में क्या करते हैं आप? उसका भी प्रोटोकॉल अब आप ट्रेन करते होंगे ड्राइवर को। बिल्कुल, किस तरह से बात करना है कुलाइटी से सामने वाला। अब हमें पता है एक्चुअली क्या होता है कि ये सिचुएशन मैंने इतने साल मैंने गाड़ी चलाई तो मैंने खुद झेला, मैंने खुद देखा है। 2 तरह की कंडीशन होती है। एक क्या होता है, बहुत सारे एम्बुलेंस वाले, अब आपकी डेथ हो गई, अब वो बिजनेस शुरू हो जाएगा। कैसे? अब कहाँ जाना है, या मेरे चार्जेस दे दो, मैं 1500 रुपये या जो भी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुलाइटी होते हैं कि सर कोई बात नहीं। वो फिर वहाँ पे ये नहीं है कि पेशेंट के साथ कोई मिसहैपनिंग करें या बदतमीजी करें, तो ऐसा नहीं होता। एम्बुलेंस वाले, ज़्यादातर एम्बुलेंस वाले आपको कॉर्पोरेट में इतने अच्छे एम्बुलेंस मिलेंगे कि अगर उनको पता है, क्योंकि सर वो डेली का काम है, एम्बुलेंस ड्राइवर डेली ये देखता है, तो कभी भी किसी भी पार्टी के साथ वो बदतमीजी मिसहैपनिंग ऐसी चीज़ें नहीं करता है। जैसे आपने बताया ये ड्राइवर के लिए डेली का काम है, मतलब डेली वो डेथ भी देख रहा है, हाँ, देखते हैं। क्रिटिकल केसेस भी लेके जा रहे हैं, लोग बच भी रहे हैं। जी तो जब वापस आप आते हो ड्राइवर, आप लोग जैसे आपने भी गाड़ी चलाई है, जी। तो अपने आप को स्विच ऑफ कैसे करते हो उस कंडीशन से? वो भी एक ट्रॉमा है। है तो अभी ऐसे समझाता हूँ कि अभी हमने एक पेशेंट लिया था सुबह 10 बजे, और 12 बजे हम वापस आ रहे थे। जैसे आपने कहा कि पेशेंट की डेथ हो गई, या बहुत सारे डेथ नहीं भी हुई तो अटेंडेंट हाइपर हो जाते हैं। हमारे को गुस्सा आ रहा है अंदर से कि यार बताओ, उसने इतनी बदतमीजी की, हमने उसको अच्छी सर्विस दी, सब कुछ अच्छा किया। अभी घर या ऑफिस गाड़ी पहुंची भी नहीं है, दूसरी कॉल आ गई कि वहाँ चले जाओ। तो भूलना पड़ता है, बहुत कुछ दिल के अंदर दबा देना पड़ता है, और भूल के एक नई मंजिल में नए पेशेंट। क्योंकि सर हमारा जो काम है ना, हमारा काम है सेवा का, भाव का, सिर्फ पैसे कमाने का काम नहीं है। दिल में एक ये जज्बा पैदा करना पड़ता है। एम्बुलेंस आपने देखा होगा, ओला उबर में बहुत सारे ड्राइवर मिलेंगे। बिल्कुल। अभी आप कोई 2 4 ओला उबर खरीदो, कहीं से भी अदर स्टेट से ड्राइवर आ जाएगा, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं देनी, उसे बस वो मोबाइल का एप्लीकेशन ऑन करना है और दे देना है, जा भाई चला। और वो चलाता भी है। और कई बार आप ओला उबर में बैठते तो आप बोलते हैं भैया कहाँ से जा रहे हो, गलत रास्ते से ले जा रहे हो। एम्बुलेंस में ऐसा नहीं होता है। एम्बुलेंस में कोई भी बंदा जो एम्बुलेंस चला रहा है, उससे आप उसका एक्सपीरियंस पूछना, तो कम से कम वो बताएगा आपको 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल। जो एक एम्बुलेंस का ड्राइवर होगा वो इतने साल पुराना एक्सपीरियंस रखता होगा सिर्फ एम्बुलेंस में। अगर कोई भी बंदा 20 साल 5 साल से अगर एम्बुलेंस चला रहा है सर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस होगा उसको। तो एक दिन में एक ड्राइवर के लिए कितनी कॉल्स आती होंगी ये डिपेंड नहीं करता कुछ भी ऐसा एवरेज? है। कुछ भी नहीं है, जीरो, नथिंग। एक भी आ जाती हैं, दो भी आ जाती हैं, नहीं भी आती हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर ड्राइवर्स को नींद पूरी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली है। तो और एम्बुलेंस के केस में तो कॉल कभी भी आ बिल्कुल सकती है। होती है। और एम्बुलेंस में अभी रिसेंटली कुछ टाइम से मैंने खुद देखा, हमारे साथ भी हुआ है, मेरी अपनी कंपनी में भी ऐसा हुआ है कि हाईवे में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत होती हैं। और जितनी गाड़ियाँ एक्सीडेंट, सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, कोई भी गाड़ी हो, जो, और कमर्शियल गाड़ियों की मैं बात करता हूँ, कमर्शियल गाड़ियों के जो ड्राइवर होते हैं उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। ये फैक्ट है, सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ओनर या कोई भी मालिक ये कहता कि आप नींद में गाड़ी चलाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बसें में आजकल जो बस चल रही हैं वेल्वो वगैरह, बाहर जो जाती हैं, मनाली जाती हैं, इनमें 2 ड्राइवर चलते हैं। एम्बुलेंस में भी 2 ड्राइवर चलते हैं। अच्छा। हाँ, ट्रकों में भी 2 ड्राइवर चलते हैं। हमारे पास जो वडन होता है, जो लोड होता है, जो प्रेशर होता है, वो सिर्फ जाने का होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं,
पटना की दूरी 1000 किलोमीटर है, 20 घंटे में आपको पूरी करनी है। नॉर्मल एक बंदा 20 घंटे जग लेता, आपको ही पता है। 12 घंटे तो नॉर्मली हम काम करते ही हैं, और रात के 5-6 घंटे ऐसे जग जाते हैं, तो बिल्कुल। पहुंच जाता है। अब पटना से जब रिटर्न आना है, सब कोई भी ऑनर, मैं हूं, मैं ड्राइवर को फोन करूंगा, कहाँ पहुंच गए हो, ठीक है, अब वहां गाड़ी रोक के सो जाना। अब कई बार क्या होता है, जो ड्राइवर होते ना, वो नहीं सोते। जैसे कि ज्यादातर ड्राइवर जो हैं यूपी के होंगे, ज्यादातर। एम्बुलेंस में आपने सर्च करना कि आपको 80 से 90% ड्राइवर यूपी के मिलेंगे। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है इस पे? नहीं, रीजन नहीं है शायद। अभी क्या है सर, ये भी एक प्रॉब्लम्स है कि हमारे इंडिया में जो ड्राइवर है, इसके लिए कोई प्लेटफार्म तो बना नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में बना, ना गवर्नमेंट में बना। सिंपल सी बात है कि मैं हूं या आप हैं, हम अपने बच्चे को ड्राइवर बनाना चाहते हैं? नहीं, नहीं बनाना चाहते। ऑब्वियसली नहीं। आप थोड़ा सा बैक चले जाओ, आज से 20 साल या 30 साल पीछे चले जाओ, तो पंजाब में जब ट्रक ड्राइवर होते थे, वो सरदार जी होते थे, बड़ी लोग इज्जत से बात करते थे। हम्म। और जितने ड्राइवर होते थे, वो उतने घर में भी ड्राइवर होते थे। तो ये फर्क आ रहा है। अब नई वो रोजगार तो ढूंढ रही है, मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन जो रोजगार है वो करना नहीं चाहते। तो ड्राइवरों का एक होता है कि एक ड्राइवर जो है वो कोई गलत रोजगार नहीं है। ड्राइवर भी आप देखें तो देश का, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, आपका, मेरा, बहुत से लोगों का, ड्राइवर सिपाही है। सही बात है। अगर पुलिस सिपाही है, आर्मी सिपाही, तो ड्राइवर भी सिपाही है। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा शायद प्राइवेट सेक्टर की भी गलती है, और गवर्नमेंट की भी गलती है कि ड्राइवरों को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा जो उनका हक है, जो उनको चाहिए। ड्राइवर की जॉब बुरी नहीं है सर, बहुत अच्छी जॉब है, आराम से चलो, लाइफ टाइम की जॉब है। हाँ, हादसे होते हैं, मैं मानता हूँ हादसे होते हैं, बट हादसे एक होता है अपनी गलती से हो रहा है, एक हो रहा है मिस हैपनिंग हो गया। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं गुजरात जा रहा था, एम्बुलेंस में मेरी पेशेंट था, बड़ौदा एक्सप्रेस पे जो हाईवे बना है नया, गाड़ी हमारी जा रही थी, आगे देखा हमने ट्रैफिक जाम हो गया। तो नॉर्मली सी बात है, हाईवे में कुछ जाम हो गया तो हमने गाड़ी उसमें स्लो कर कैसे ली, एक्सीडेंट हुआ होगा? रुक गए। मेरे ड्राइवर ने, मैं खुद गाड़ी पे बैठा, मेरे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसने सायरन बजाया और लेफ्ट से गाड़ी निकालने की कोशिश की। मैंने उसे डांटा, मैं कहा रुक, क्या हुआ, आगे देखना तो पड़ेगा ना। देखो तो एक्सीडेंट हुआ था, एक आर्टिका गाड़ी, क्या हुआ कैसे हुआ नहीं पता, वो पलट गई थी पूरी। 3 लोग उसमें इंजर हुए, 3 लोगों को चोट लगी। वो साइड में होता है ना, लोग बिठा देते हैं। हम्म। मैं तुरंत अपनी गाड़ी को रोड पे खड़ी करके भाग के गया, मैंने देखा कि कंडीशन ज़्यादा है। ड्राइवर को मैंने बोला गाड़ी बैक करके लाओ। हमने गाड़ी बैक की, हमारी गाड़ी में ऑलरेडी पेशेंट था, फिर भी मैंने गाड़ी बैक करवा के उनके पास लेके गया। वहाँ पे पूरा फर्स्ट एड दी, ट्रीटमेंट दिया, ऑक्सीजन दी। आधा घंटा हमने वेट किया जब तक एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस आई, मैंने खुद पेशेंट को शिफ्ट कराया एम्बुलेंस में, फिर हम अपनी गाड़ी को आगे लेके गए। तो ये चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे लगता है हर एम्बुलेंस वाले को करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट था वो इतना क्रिटिकल नहीं था, वो नॉर्मल था उसे। और उनके परिवार वाले ओके थे? हाँ हाँ, फैमिली, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, 2 डॉटर थी, दोनों लड़कियां थी। वो खुद उतर के उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई अमित जी, आप हमें आराम से आधा घंटा लेट चलेंगे, इनकी हेल्प करो आप। तो मेरे पास जो टीम थी, पैरामेडिक स्टाफ था, ड्राइवर था, गाड़ी में ऑक्सीजन था, हमने ऑक्सीजन निकाला। पेशेंट, क्योंकि अनकॉन्शियस होने को धीरे धीरे, जब चोट लगती है तो पेशेंट धीरे धीरे जाता है, तो उसको हमने पूरा फर्स्ट एड किया और ऑक्सीजन दी। एम्बुलेंस को फ़ोन हमसे पहले शायद लोगों ने कर दिया था हाईवे में, बट मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि बड़ौदा एक्सप्रेस सरकार इतना बड़ा दावा कर रही है, वहाँ पे जो एम्बुलेंस आई थी वो प्राइवेट आई थी। छोटी गाड़ी आई थी इको। और जबकि हम ये चाहते थे कि वहाँ पे जो एनएचआई का प्रोटोकॉल है, एनएचआई, आप हाईवे में जाएंगे तो एनएचआई अपनी गाड़ियाँ दे रखा है सब कहीं, तो वहाँ पे बड़ी गाड़ी कोई भी अवेलेबल नहीं थी। हो सकता है शायद नहीं हो वहाँ पे अभी सिस्टम, या गवर्नमेंट का कुछ नहीं हो, तो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। बट एम्बुलेंस आ गई थी, छोटी गाड़ी थी, फिर हमने सब किया। तो ये चलता है सर। अभी हाईवे ने एक नया रूल भी निकाला कि एक एम्बुलेंस में 2 या 3 स्ट्रेचर बनाने की
वो हो रहा है हाईवे के लिए। हाईवे के लिए स्पेशली। हाँ, हाईवे पे तो एक्सीडेंट होगा तो हाँ, दो एक क्योंकि दूसरे नॉर्मल अलग जो होगा। एम्बुलेंस होती है इसमें एक स्ट्रेचर होता है। तो अभी जो NHI का प्रोटोकॉल है, रूल है, उन्होंने निकाला कि एक एम्बुलेंस में 3 स्ट्रेचर होनी चाहिए। अभी हम लोग ड्राइवर्स की बात कर रहे थे, ड्राइवर को उनका हक नहीं मिलता। ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है एवरेज? ड्राइवर की सैलरी सर प्राइवेट सेक्टर में आज भी 19 से 20 हज़ार रुपये है, जो परफेक्ट है। इन द सेंस परफेक्ट कैसे कि किसी भी ऑनर के यहाँ जब कोई ड्राइवर जॉब करता है तो वो उसको रहने के लिए जगह भी देता है, रूम। अगर आप दिल्ली में कहीं रूम लेते तो 5-6 हज़ार का रूम है। आएगा। तो रूम, और मुझे लगता है कि किसी भी ड्राइवर से मेरी कंपनी में भी कहीं पर भी आप पूछ लेना, तो नॉर्मल एक ड्राइवर एम्बुलेंस वाला कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये सेव करता है, वो बचाता है, अपने परिवार को भेज देता है इतना। तो मुझे लगता है 30 हज़ार रुपये एक फैमिली के लिए, अगर वो एक ड्राइवर अपनी फैमिली को 30 हज़ार रुपये पर मंथ भेज रहा है तो बहुत है। गवर्नमेंट में अलग होगा। गवर्नमेंट का अलग गवर्नमेंट होता में अगर वो तो सरकारी नौकरी हो गई। है, कह सकते हैं, उनका मुझे पता नहीं है। अच्छा सर, इसमें आपने जैसे बताया कि 19 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी है, मगर वो 25 से 30 हज़ार रुपये बेच रहा है, मतलब बीच में कमीशन भी आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, कमीशन नहीं, ड्राइवर का कमीशन नहीं होता, ड्राइवर मेहनत करता है। अभी मेरे यहाँ ड्राइवर जॉब कर रहा था सर, मैं उसे 24 घंटे की सैलरी नहीं दे रहा हूँ, 12 घंटे 8 घंटे की दे रहा हूँ। तो जो वो ओवर टाइम करता है अच्छा। उसे ओवर टाइम मिलता है, उसका हक है। वो बंदा बाहर जाता है, बिहार गया, यूपी गया, कोई कहीं पे भी गया, तो उसका ओवर टाइम मिलता है, वो कंपनी उसे पे आउट करती है, अच्छा। कंपनी उसे खाना खर्चा देती है, ओवर टाइम देती है, सब कुछ देती है कंपनी। मतलब ड्राइवर का कोई खर्चा नहीं होता अपना, जो टोल है, पेट्रोल है, वो सब कंपनी करती सब है। कंपनी का। सर यहाँ पे मुझे भी से पूछना था, जैसे कमीशन वाली बात मैंने उठाई, तो आपका बिजनेस जो है, आप तो एक अच्छे भाव से कर रहे हैं, मगर मार्केट में जितनी चल रही हैं या हॉस्पिटल के थ्रू, वो कमीशन बेस्ड हो जाती हैं, तो उसको आप कैसे टैकल करते हो और उस पर कमीशन कैसे चलता है? सर कमीशन तो सब कहीं चलता है, बिजनेस है। और मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस हो, ये एम्बुलेंस सेक्टर का नहीं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट में किसी भी सेक्टर में चले जाओ तो कमीशन चलता है। अब कमीशन कैसे चलता है, कौन बंदा लेता है, एग्जैक्टली ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉयज़ हैं, आप जॉब करते हैं, मैं आपके पास गया कि सर मुझे काम दे दो, बिजनेस दे दो, आपने कहा हाँ ठीक है, तो मैं ही आपको ऑफर दे के आ जाऊंगा कि अरे सर आप मुझे काम दे दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना दूंगा। अब मेरे बाद कोई और जाएगा, वो कुछ और आपको ऑफर दे देगा। तो आपके मन में लालच नहीं था, लेकिन पैदा कर दिया गया। या आपने मुझे कॉल दी, मेरा भाव सही है, मैंने बोला जी इतना लगेगा, आपने बोला नहीं नहीं इतना ले लेना। तो मुझे जो तो हॉस्पिटल वाले डिसाइड कर देते कि आप इतना मांग लेना। दोनों, ऐसा नहीं होता कि हर हॉस्पिटल में होता है, हर कहीं होता है, डिपेंडिंग करता है। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, एम्बुलेंस वाले ही हैं, एम्बुलेंस सेक्टर में ऐसे हैं जिनके पास सारी फैसिलिटी तो किसी के पास नहीं होती सर। अब जो चीज़ किसी के पास नहीं है, वो कॉल आ गई, किसी ने हो सकता है किसी पेशेंट से ज़्यादा अमाउंट मांग लिया हो, वो चीज़ मुझे फॉरवर्ड की गई हो, मुझसे पूछा कि आपका कितना अमाउंट है, शायद मैंने कम अमाउंट बताया हो, क्योंकि मेरा जेन्युइन अमाउंट जो होगा मैं वही बताऊंगा ना। तो आप कहेंगे कि ठीक है आप इतना ले लेना, बाकी का मुझे दे देना। तो ऐसा होता है। मतलब मुझे एग्जांपल दे के समझाइए। सपोज मैं एज ए ड्राइवर अगर मैं जा रहा हूँ पेशेंट को लेकर, और ड्राइवर नॉर्मली आसपास के हॉस्पिटल में फ़ोन करते होंगे कि मैं एक पेशेंट लेके आ रहा हूँ, मैंने यहाँ फ़ोन करा, उन्होंने एक चार्ज बता दिया, मैं दूसरी जगह फ़ोन करा, उन्होंने एक चार्ज बताया। ये एक अलग सेगमेंट हो गया। ये अलग है उससे। ये अलग है, समझाइए सर दो एग्जाम्पल अलग के साथ। अलग, तीन अलग अलग चीज़ें हैं हमारे समझाइए सेक्टर सर में। आप। पहली चीज़ तो ये कि प्राइवेट सेक्टर में कोई पेशेंट लेके जा रहा है एम्बुलेंस वाला, तो वो हॉस्पिटल वाले उसे क्या कमीशन देते हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल वाले आजकल मार्केट में यही चल रहा है, सभी हॉस्पिटल में, सभी का तो नाम नहीं ले सकता हूँ, और बहुत हैं, ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत हैं। वो खुद कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पेशेंट लेके आइए, हम आपको इतना परसेंट देंगे। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, किसी का फिक्स नहीं है। कोई 20% है, कोई 10% है, कोई 25% है, इस तरह से। जो हॉस्पिटल हाँ, देता है। हॉस्पिटल वाले देते हैं एम्बुलेंस वाले को। विद इन, जैसे मैं हूँ, मुझे अगर कोई हॉस्पिटल वाला ये कहता है कि सर आप मेरे यहाँ पेशेंट लाइए, तो मैं पूछता हूँ सर मैं कहाँ से पेशेंट लाऊं। अगर मैंने एक पेशेंट कहीं से ड्रॉप किया, अब लेने कौन जाएगा, ड्राइवर जाएगा, मैं तो जाऊंगा नहीं। हम्म।
उसने मुझे बोला कि मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं जाना, दूसरे में जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा खेल होता है जो एम्बुलेंस वाले खेलते हैं, और ये होता है कि अगर मान के चलो आप मुझे कह रहे हैं कि सर विकासपुरी से मैंने आपको लिया और आपको द्वारका के किसी हॉस्पिटल में जाना है, और मैंने कहा सर आप द्वारका क्यों जा रहे हो, जनकपुरी चलो ना, यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, नया खुला है, ये है वो है। मैंने आपको जनकपुरी में शिफ्ट करा दिया, तो वहाँ पे एम्बुलेंस वालों की सेटिंग होती है। अच्छा। हाँ, इस तरह से एम्बुलेंस वाले करते हैं, और ये करने के लिए हॉस्पिटल वाले भी बोलते हैं। उनके पास बिजनेस आ रहा है। हाँ, बिजनेस आ रहा है, इसमें कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि आपको फैसिलिटी चाहिए। आज की डेट में सर 95% जो लोग हैं जो कहते हैं हम गरीब हैं, मैं भी कहता हूँ मैं गरीब हूँ, मैं कहता हूँ ठीक हूँ, 95% लोग कैसे इलाज कराते हैं मेडिकल में, आप बताइए। कैसे कराता है? सबके पास पॉलिसी होगी, इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस। 95% शायद है, कुछ लोगों के पास नहीं है बेचारों के पास, या तो वो ले नहीं पाते, या उनको पता नहीं होता, या ऐसा भी होता कि कुछ लोग बाहर से आके अभी शिफ्ट हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन 95% लोगों के पास इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, हम्म। और अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग हिसाब से होता है। तो जिसके पास इंश्योरेंस है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो यहाँ कराए इलाज, चाहे वहाँ कराए, वो तो चाहता कि मैं बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊं, छोटे में कौन कराना चाहेगा। तो इंश्योरेंस के अमाउंट पे भी डिपेंड करता होगा, किसी का 5 लाख का है, किसी का 25 लाख का है, करता होगा, बिल्कुल करता है, उस हिसाब से बिल कटता होगा। बिल्कुल करता होगा। ये अंदर की बात है। हम हमारा काम क्या होता है, बाहर का ही खत्म हो जाता है, जैसे नहीं, जैसे इमरजेंसी आपने में हम बोला लोग, कि हॉस्पिटल से या जो भी है कि 5%, 10%, 15% का कट बना हुआ है, तो मिलता है सर, टोटल बिल पे होता है या फिर? अलग अलग है सर। ये जो सेगमेंट है ना, ये ऐसा समझ लीजिए, दलाली तो कहाँ नहीं चलती। आप किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट में चले जाइए, आप प्राइवेट में चले जाइए, स्कूलों में कहीं पे भी चले जाइए, ये सब कहीं चलता है, ओपनली चलता है। लेकिन कौन किसको, ये हर एक की टीम अलग अलग होती है, हर हॉस्पिटल में या हर जगह की टीम अलग अलग होती है। जो ये काम करते हैं वो उनकी टीम अलग होती है। एक होता मार्केटिंग वाला बंदा, एक होता मैनेजमेंट वाला बंदा, एक होता जो लोगों को कॉल करके बुलाने वाला बंदा। तो कौन बंदा किसको देता है ये कभी पता नहीं चल पाता, और किस बंदे की किसके साथ सेटिंग है ये भी नहीं पता चल पाता। मुझे नहीं पता आज तक, मैं 20 साल से इस सेक्टर में हूँ। तो हर हॉस्पिटल का हिसाब किताब अलग 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 है, अलग है सर, और कमीशन टोटल बिल पे भी है और पर विजिट पे भी पर है। विजिट पे भी है। और ये जो कमीशन का सिस्टम चला है, इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों की गलती है। क्या होता है कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला भी यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट पहले से ऑलरेडी चल रहा है, अब वो जो चल रहा है और आपने नया खोला, तो आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे। तो कुछ आपको ऑफर लगाने पड़ते हैं, कुछ क्वालिटी अच्छी करनी पड़ती है, या शायद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको। तो यही चीज़ें बिजनेस है सर, और यही सब कहीं चलता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे मेडिकल, हर टूरिज्म में चलता है। मैंने ये देखा है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे कमीशन नहीं चलता हो, हमारे सेक्टर में भी चलता है। मतलब एट द एंड पे तो कस्टमर की जेब का, हाँ, जेब तो कस्टमर मतलब की आप कट ये रही कह है, सकते हैं कि आम मतलब पेशेंट इंसानी की कट रही पिसता है, है, आम कस्टमर। इंसानी पिसता है उसमें, वो मैं भी हूँ, आप भी हैं। मतलब अगर किसी को ने एम्बुलेंस बुक करी, और ड्राइवर की जहाँ भी सेटिंग है या एम्बुलेंस वाले की जहाँ पे सेटिंग है, या जहाँ से ज़्यादा कमीशन आ रहा है वहाँ लेके गया, जो भी बिल आएगा, वो जो जहाँ से भी कट बन रहा है वो जा तो पेशेंट की जेब से रहा है या इंश्योरेंस से जा रहा है? डिपेंड करता है सर, अगर आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस की जेब से जा रहा है, अगर आपने कैशलेस है, आपका इंश्योरेंस नहीं, तो आपसे जा रहा है। एम्बुलेंस का खर्चा भी इंश्योरेंस में कवर होता है क्या? नो, वो नहीं होता। नहीं, हम बिल दे देते हैं, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपका इंश्योरेंस ले रखा है, बहुत सारे हमारे पास इंश्योरेंस के कॉल आते उस हैं। टाइम तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है, होती होगी, बाद में क्लेम होता होगा। हाँ, उस टाइम तो हम आपको तो पेमेंट अटेंडेंस से करनी। हमारा डायरेक्ट वो होता है कि आप सर हमें पेमेंट कर दीजिए, हम आपको बिल दे देते हैं, क्योंकि बिल तो बाद में ही होगा ना। फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है क्या नहीं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। आपने क्या पॉलिसी ली हुई है, क्या सेटलमेंट किया है, ये मुझे कैसे पता होगा, किसी भी वेंडर को नहीं पता होगा। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि एम्बुलेंस जो ऑनर है, कोई भी ऑनर, मैं ये बात आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, जितने भी एम्बुलेंस ऑनर हैं दिल्ली के या पैन इंडिया के, और ऑनर मीन्स जो कंपनी ऑपरेटर है, जो एक ब्रांड है, जो कंपनी चला रहे हैं, जो अच्छे सेगमेंट में काम करते हैं, वो लोग कभी कमीशन नहीं लेते।
किसी भी हॉस्पिटल से कमीशन नहीं लेते वो, बस आप मना कर देते हमें कमीशन नहीं चाहिए। इसमें ड्राइवर की सेटिंग होती है वो? ड्राइवर को वो दें या ना दें हमें नहीं पता, ऑनर कभी होती नहीं होगी। लेता। होती होगी ड्राइवरों का अपना, जब ऑनर नहीं ले रहा तो ड्राइवर कैसे, ड्राइवर को अगर कोई सेटिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो मार्केटिंग टीम है, वो कर रही होगी। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मैं भी डेटा पढ़ रहा था एक, उसमें ये था कि कई जगह पर कैट्स जो गवर्नमेंट की सर्विस है जी वही प्राइवेट में लेके चले जाते हैं। हाँ सच है, उनको मिलता ड्राइवर है, का कट तो फिर बना हुआ है, मिलता है, ये है। जबकि उन्हें लेके जाना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। हाँ पर देखो ये ना, ये ऐसे क्वेश्चन है कि हम, एक तो ये हो गया कि सर जो सेगमेंट हम या जो सर्विस हम दे रहे हैं इसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे सुधारा जाए। ये जो पेशेंट है, अभी यहाँ पे खिलवाड़ किससे हो रहा है, जिंदगी से हो रहा है, बिल्कुल। पेशेंट की जेब से हो रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो अटेंडेंट को ये डिसीजन लेने का हक उसको होना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, आप मुझे ऑफर करेंगे कि स्मोकिंग कर लो, तो मुझे मना करना है कि मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल। सिंपल सी बात है। और जो ट्रीटमेंट है सर, गवर्नमेंट में आपको पता टोटल फ्री है, प्राइवेट सेक्टर में पैनल है, ईसीजी पैनल, बहुत सारे पैनल हैं, रेलवे का अलग है, आर्मी का अलग है, बहुत पैनल है, और फिर दूसरा आपका ही आ गया। तो इनका किस तरह से सिस्टम चलता है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पेशेंट तो पैनल पे भी आ रहा है। आपका कोई पेशेंट है वो पैनल में है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप गवर्नमेंट में कराओ या प्राइवेट में कराओ। आप तो खुद कहेंगे भाई प्राइवेट में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना।